नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के चलते चलते मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, देश के प्रतिष्ठित और महंगे वकील अभिषेक मनु सिंघवी जी। मनु सिंघवी जी, आपका स्वागत है चलते चलते में। मैं आपसे बातचीत शुरू करते हुए आपके पिताजी को याद करना चाहूँगा कि वो एक बड़े राष्ट्रवादी, संस्कृति के प्रति बड़ा प्रेम रखने वाले और बड़े प्रगाढ़ पंडित, विद्वान, जो कहा जाए वो सब कुछ थे। ऐसे राष्ट्रवादी पिता के बेटे होते हुए आप राष्ट्रवाद विषय पर कैसे माइल्ड हो गए, कैसे कमज़ोर हो गए, कैसे आप देशद्रोहियों का तकनीकी आधार पर बचाव कर रहे हैं? ये एक गलतफहमी है कि राष्ट्रवाद का मोनोपोली या एकाधिकार सिर्फ बीजेपी का है। बिल्कुल ये गलत। हम बीजेपी की बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूँ उस पे मेरा भी अधिकार है। मैं उसका प्रश्न दे रहा हूँ आपको। तो राष्ट्रवादी मैं उतना ही समझता हूँ अपने आप को, और मैं गर्व करता हूँ इस बात का कि मेरे फादर बिल्कुल राष्ट्रवादी थे। लेकिन राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं था उनके परिभाषा में। और मैं इतना तो कहूँगा विनम्रता से कि मैं अपने पिता के मैं उन राजनीतिक पार्टियों में से नहीं हूँ जो कि माता पिता और मेरा विरोध रहा हो। हम बहुत घनिष्ठ थे और हम दोनों सफल वकील थे और अंत तक बहुत घनिष्ठ थे, हम साथ ही रहते थे। और मैं समझता हूँ कि उनका राष्ट्रवाद और मेरा राष्ट्रवाद बिल्कुल सेम था। मैंने भी उनसे राष्ट्रवाद सीखा है। क्योंकि उनके राष्ट्रवाद में ये कभी नहीं था कि राष्ट्रवाद का आडंबर के आधार पे, कैमोफ्लेज के आधार पे, वेशभूषा के आधार पे मैं आपकी स्वतंत्र भाषा अभिव्यक्ति को कंट्रोल करूं, या राष्ट्रवाद का जामा पहनाकर मैं अपना विरोध रोकूं या उसको स्टाइफल करूं। ये फर्क था। नहीं, आप तकनीकी आधार पर बचाव कर रहे हैं ना। मैंने आपका आर्टिकल भी पढ़ा जिसमें आप कह रहे हैं कि देशद्रोह का केस तकनीकी आधार पर नहीं बनता, फलाने कोर्ट ने ये कहा है। मैं नैतिक आधार पे बात करना चाहता हूँ, नैतिक आधार पे। मैं तकनीकी नहीं बिल्कुल बोल रहा हूँ। अगर मैंने बड़ा स्पष्ट लिखा है और आप सही बोल रहे हैं, मैंने ऑर्गेनाइजर और 5 जने में लिखा है, मतलब मुझे इस पर कोई वो नहीं है। मैं तो उन्होंने कहा मुझे, मैंने कहा अगर आप मेरे सही रूप से बिना सेंसर के पब्लिश करेंगे तो मैं बड़ा खुला लिखने वाला हूँ। मेरा क्या मूल विरोध है? नंबर 1, ये जो प्रावधान है, ये इस प्रकार की अभिव्यक्तियाँ जो सरकार के विरुद्ध हैं या प्रधानमंत्री के विरुद्ध हैं या नीतियों के विरुद्ध हैं या आक्रामक हैं, उनके आधार पे ये इसका इन्वोकेशन नहीं हो सकता। भारत माता की जय नहीं कहूँगा, या फिर देश विरोधी नारे जिस प्रकार से जेएनयू में लगाए गए, उसमें प्रधानमंत्री का क्या समझ? आप अगर केसेस पढ़े, देखिए कानून सबके लिए बराबर है। ये सब जो पूरा डिबेट चल रहा है दुर्भाग्यवश, वो उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के बिना पढ़े चल रहा है। उच्चतम न्यायालय ने 40 साल पहले और 20 साल पहले बड़ा साफ लिखा, मैंने उन केसेस का जिक्र किया है। उसमें आपने कोटेशन पढ़ी मेरी? उस कोटेशन में इससे कहीं ज़्यादा गाली दी थी खालिस्तान के नाम पे भारत को। उनका कि ये तो ऐसे लोग हैं, इनको इग्नोर कर सकते हो आप, इनका विरोध कर सकते हो, लेकिन इनको सेडिशन के लिए नहीं। देखिए, देश के सीमा पर मरने वाला जो सैनिक है, वो प्रावधान क्या लिखे, किस कोर्ट ने क्या कहा, किस जज ने क्या कहा, ये तय करके हिंदुस्तान के लिए जान नहीं देता है। वो तो भावना से जान देता है, और उस भावना के आधार पर इस घटना को, इस नारे को और देश विरोधी भावना को समझना चाहिए। जवान साहब, क्या भावना है? भावना नंबर 1 कि हम कानून के प्रावधान को, उच्चतम न्यायालय ने उस प्रावधान के बारे में जो कहा उसको इग्नोर करके लागू करेंगे। ये तो भावना नहीं हो सकती, क्योंकि आप कानून इन्वोक कर रहे हैं ना, आप मुझे सेडिशन के लिए बुक कर रहे हैं। नंबर 2, एक मिनट, नंबर 2, कानून व्यवस्था, कानून और उसकी सारी चीजें क्या है, आप जैसे वकील तय करे हैं, तो आप तो फांसी वाले को बचा लेते हैं। मैं नहीं, उच्चतम न्यायालय ने कहा है। नंबर 2, आज आप इसकी राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। राष्ट्रवाद में मैं गर्व से कहता हूँ, और मैं चाहूँगा कि हम सब कहें गर्व से, भारत माता की जय। लेकिन सही संस्कृति जो समझिए भारत की अस्मिता, वो उतने ही ज़बरदस्त पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे अगर मैं आप पे प्रेशर डाल के आपसे बेमानी या प्रेशराइज तरीके से भारत माता की जय कहलवाऊं। ये 2 वर्जन आपने बोले, 2 अलग-अलग चीज़ें। पहला वर्जन है अभिषेक लक्ष्मीमल सिंघवी का, और दूसरा वर्जन है अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस नेता का, जिसकी की मजबूरी है कि उसको ये ऐसा कहना पड़ रहा है। मैं तो कहता हूँ चौहान साहब कि दोनों वर्जन में बिल्कुल विरोधाभासी नहीं मानता हूँ। सही भारतीय, सही राष्ट्रवादी वो है जो दूसरे व्यक्ति का उतना ही समर्थन करता है कि वो एक प्रकार से कपड़े नहीं पहने, वो खाना नहीं खाए जो मैं चाहता हूँ, वैसी चाल चलन नहीं करे जो मैं चाहता हूँ, लेकिन आप उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई भारत माता के खिलाफ बोलता है तो उसको सजा देने का अधिकार भी मुझे है ना।
आप कहेंगे उसके लिए कोर्ट में जाइए। सेडिशन की प्रावधान में नहीं, आप वैसे सजा दे सकते हैं। इंसल्ट टू इंजरी, कल मैं गाली देता हूँ राष्ट्रपति जी को, तो एक पूरा एक्ट है उसके लिए। कहीं मैं अगर आपसी वैमनस्य से फैलाता हूँ, दो समुदायों की झगड़ा करवाता हूँ, आप दीजिए मेरे को। दूसरा ये है कि आप राष्ट्रवाद के आधार पे क्या कर रहे हैं। अगर आप राष्ट्रवाद का जामा पहना के कुछ और कर रहे हैं, राष्ट्रवादी वो है जो भारत की अक्षुण्णता के विरोध करता है, जो भारत में वो कोई डीड या कार्य नहीं होने देता है जिससे भारत टूटे। लेकिन अभिव्यक्तियाँ अलग अलग चीज़ें हैं। अभिव्यक्ति करने में आजकल बहुत ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि प्रशांत भूषण जैसा आदमी है। प्रशांत भूषण के कई वक्तव्य हैं, वो तो देशद्रोही है हमारे लिए। उसने जो कश्मीर के बारे में कहा है, प्रशांत भूषण देशद्रोही है हमारे लिए। मैं तो पूरी तरह से असहमत हूँ उससे, और मैं 100% आपसे सहमत हूँ, लेकिन मैं उसको देशद्रोही नहीं मानता हूँ। यही तो फर्क है। क्यों? क्योंकि उसकी मतलब इस अभिव्यक्ति देश का एक ऐसा राज्य जो इस देश में रहे, इसलिए हिंदुस्तान के आज़ाद हिंदुस्तान के सैनिकों ने सबसे ज़्यादा बलिदान अगर कहीं दिया होगा तो कश्मीर में दिया है। उस कश्मीर को हिंदुस्तान में रहने के लिए हमारे इतने बलि गए, उस हिंदुस्तान को पाकिस्तान में देने की बात करने वाला वो देशद्रोही है। मैं आपको बताऊं, ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा चौहान साहब। इसीलिए ऐसे मत को होल्ड करने वाले लोगों को इतना अल्प मत कर दीजिए अपने विरोध से कि लोग उन पे हंसें। उनकी बात मानता कौन है? वो आज एक लिविंग एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि उनकी मत रखने का हक है, उनकी बात को कोई मानता नहीं है। आप देखिए अभी इंग्लैंड में पूरा प्रदेश इतने गर्व के साथ स्कॉटलैंड 1 इंच मिलीमीटर में आ गया हटने के लिए देश से। क्या पूरे इंग्लैंड ने सब स्कॉटिश लोगों को मारना शुरू कर दिया और कहा कि भैया आप तो देशद्रोही हो? स्कॉटलैंड करीब करीब कोई 5% या 4% के आंकड़े से रह गया। पूरा जिसको आप कहते हैं राष्ट्र विरोध या राष्ट्रवाद हटने वाला था। तो ये कानूनी प्रक्रियाएं होती है, अभिव्यक्ति होती है। वो तो ब्रिटिश कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आ गए, हम उसको हिंदुस्तान से तुलना नहीं कर सकते। लेकिन मेरा बार बार ये कहना है कि राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे पे देखिए, बीजेपी से आपकी हिंदुत्व की नहीं पटती है, आप अपने आप को सेकुलर मानते हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे पर जिस पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैं तो ये मानता हूँ कि राष्ट्रवाद को नकारना अपने बाप को नकारने जैसा। आपके और मेरे बीच में राष्ट्रवाद मुद्दे पे एक 1% भी भिन्नता नहीं है। भिन्नता है तो राष्ट्रवाद की परिभाषा पे। मैं नहीं मानता कि राष्ट्रवाद है अगर मैं कहूं कि तुम बीफ खाते हो, अगर वो लाजमी रूप से बीफ है तो तुम राष्ट्र विरोधी हो। मैं नहीं कहता हूं कि तुम अगर हर दिन उठ के घर के सामने माला नहीं लगाते हो भारत माता की जय तो आप राष्ट्र विरोधी हो। हाँ, मैं ये कहता हूं कि अगर आप कल बैठ के ये प्लान करते हो कि 4 बॉम्ब लगाऊं मैं जिससे कि भारत का एक प्रदेश हट जाए या कश्मीर अलग हो जाए, तो आप राष्ट्र विरोधी हो, निश्चित रूप से हो। तो ये फर्क है, ये परिभाषा में फर्क है, कंटेंट में फर्क है, न कि राष्ट्रवाद के ऊपर फर्क है। तो आप उमर खालिद को राष्ट्रवादी मानते हैं या देशद्रोही मानते हैं या बीच का कुछ मानते हैं? देखिए, यही तो प्रॉब्लम है। अगर आदमी के मत से मैं पूरी तरह से विरोध करता हूं तो उसका दूसरा कैटेगरी ब्लैक एंड वाइट राष्ट्र विरोधी नहीं होता है। तो क्या मैं मानता हूं उमर खालिद को घृणात्मक वक्तव्यों से बोलना या एक बहके हुए एक प्रकार से मूर्ख बने हुए व्यक्ति को, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि आप सेडिशन के प्रावधान के अंदर उनको बुक कर सकते हैं। यही तो फर्क है। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप वकील बोल रहे हैं। नहीं, मैं राष्ट्रवाद के ऊपर बोल रहा हूँ। ऐसा है अगर 19 अनुच्छेद का कोई जगह है, अनुच्छेद 19 की, तो व्यापकता जो है, देखिए आज इस देश में चौहान साहब, हमें ये गर्व होना चाहिए कि हम जिस प्रकार से बैठ के बात कर सकते हैं उस प्रकार से पाकिस्तान में कोई बात। मैं 6 बार गया हूँ पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान तो दूर छोड़िए, आप श्रीलंका और बांग्लादेश में कोई बात नहीं कर सकता। आज सेंट्रल हॉल में मुझे गर्व है कि मैं अगर यहाँ बैठता हूँ तो राजनाथ सिंह जी पीछे बैठते हैं, इधर आपके शरद पवार जी बैठते हैं, जो मन में आता है बोलते हैं। पुराना पद्धति हुआ करती थी आपके जर्नलिस्ट की कि जब तक हमने बोले कि ऑन द रिकॉर्ड है, सब चीज़ ऑफ द रिकॉर्ड हुआ करती थी। ये चीज़ क्या ये अपने ज़ियाउल हक और शरीफ बैठ के कर सकते हैं पाकिस्तान की असेंबली में? तो अगर यही चीज़ है, इसलिए तो पाकिस्तान है और इसलिए तो बर्बाद हो रहा है और इसलिए तो टूटने के कगार पे। लेकिन हिंदुस्तान को बचा के रखने के लिए या किसी भी देश को बचा के रखने के लिए राष्ट्रवाद उसकी आत्मा होती है। और उमर खालिद जैसे लोगों को अगर आप वकीली स्टाइल में बचा कर कोई बीच का रास्ता निकालेंगे तो वो ठीक नहीं है। देखिए, मैं उसके लिए पेश नहीं हो रहा हूँ, आप चिंतित न हो, लेकिन नहीं, मैं ये नहीं मानता सिद्धांत के रूप में। भगवान के यहाँ तो पेश होना पड़ेगा ना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो आप दलीलें देके उसको छुड़वा भी लेंगे। छोटी की बात है, मैं तो राष्ट्रवाद में सीधी बहस कर रहा हूँ आपसे। मैं कानूनी तो एक पक्ष है जिसके बारे में मैंने लिखा है। मैं राष्ट्रवाद की परिभाषा से आपसे सहमत नहीं हूँ, उसकी सीमा और कंटेंट से नहीं हूँ। मैं राष्ट्रवाद के सिद्धांत से 100% सहमत हूँ आपसे। यही तो फर्क है।
फ़र्क क्या है मैं बताता हूँ। मैं कभी विदेशी विचारकों को कोट नहीं करता, इसको मैं विचारक भी नहीं मानता, लेकिन एक विदेशी ऐसा फिलोसोफर कहता है कि अगर आप बलात्कार का विरोध नहीं कर सकते तो उसको एंजॉय करिए। इस देश के, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश के सारे जो सेकुलर है ना, उनको ये बीमारी है कि वो राष्ट्रद्रोह के बलात्कार का विरोध नहीं कर सकते तो उसको एंजॉय करते हैं। अब ये तो आपकी उपमा है, नहीं तो इसका उपमा क्या तो जवाब है। दूं मैं, इसकी जवाब क्या दूं? देखिए, इसकी और भी उपमा हो सकती हैं। क्या वो लोग जो राष्ट्रवाद का जामा पहन के आपसी जहर फैलाते हैं, क्या आप कभी ऐसा प्रोग्राम उनके ऊपर करते हैं बिल्कुल करते जो आपसी वैमनस्य फैलाते हैं? बिल्कुल करते हैं। हमने ओवैसी के खिलाफ सबसे ज़्यादा कार्यक्रम किया। भारत माता की जय नहीं बोलो तो आप ओवैसी के बारे में किया, बिल्कुल सही किया। मैं तो ओवैसी का वक्तव्यों को खंडन किया मैंने पब्लिक औपचारिक रूप से, लेकिन साथ साथ जो कहते हैं कि गेट आउट, अगर आप भारत माता की जय नहीं बोलोगे, अगर आप टीका नहीं लगाओगे, अगर आप ऐसे नहीं चलोगे, मैं समझता हूँ वो राष्ट्रवादी कम है। क्यों? क्योंकि वो आग लगा रहे हैं इस देश में। ये देश, देखिए इस देश में अब मैं इनकी थोड़ा उनका भी आपने कितने प्रोग्राम किए उनके बारे में मैं नहीं जानता। नहीं, मैं आपको अभी मेरा वर्जन बताता हूँ। क्या होता है कि आपका जिस पे सबसे ज़्यादा प्रेम है ना, आप मानिए कि कभी कभी कुत्ते से भी लोगों को प्रेम होता है। ये तो भारत माता की बात है, राष्ट्रवादी लोग हैं। कुछ लोग अपने बहन के तरफ कोई कंधे पे हाथ भी डाल के चलेगा ना तो कहेगा नहीं ये दोस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति अपने बहन के तरफ कोई आँख भी टेढ़ी करके देखेगा तो उसके आँख को फोड़ने का गुस्सा उसके मन में आता है। ये सिचुएशन एक है, लेकिन उसके प्रति उसकी भावना और उसकी गहराई का ये परिणाम है। मका आपका उतना ही अधिकार है अनुच्छेद 19(1)(a) में जितना मेरा अधिकार है इस उपमा से बिल्कुल असहमत होना। नहीं, वो तो ठीक जो है। हमारी आप जो बलात्कार और राष्ट्रवाद को जोड़ रहे हैं, मैं उसको उतना ही समझता हूँ उल्लंघन, व्यापक उल्लंघन अनुच्छेद 19(1)(a) का। मैं समझता हूं कि आपकी इस परिभाषा जिसमें कि रेप और राष्ट्रवाद को आपने जोड़ा है, उससे आप फ्री स्पीच को अंत कर रहे हैं। आप अंत कर रहे हैं। छोड़िए, मैं तो राष्ट्रद्रोह के केस को खून मर्डर से भी गंभीर मानता हूं। इसीलिए इस देश में आपका उतना ही हक है ये बोलने का जितना उस आदमी का है। किसका? उसका नाम लीजिए, उसका नाम लीजिए। कौन? कन्हैया का उतना ही हक है। हालांकि मैंने कन्हैया का नाम तो अभी तक नहीं लिया, मैं उमर खालिद पर आपको बात कर रहा हूँ। आप उमर खालिद, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कन्हैया की। कन्हैया के मैं करीब 90% वक्तव्य से सहमत नहीं हुआ शायद, लेकिन जिस प्रकार से मैं कल आपके लिए खड़ा हो सकता हूँ वकील के तौर पे, नहीं बाहर भी, कि ये अभिव्यक्त करने का चौहान साहब का हक जो है कम नहीं है कि अगर आप राष्ट्रवाद का विरोध नहीं करते हैं तो आप बलात्कार करते हैं। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके इस मत को रखने का समर्थन करूँगा। तो आपको भी कन्हैया के उस मत का समर्थन करना चाहिए जो आपके मत से सहमत नहीं है। क्या होता है? ये मूल बात है आइडिया ऑफ इंडिया की। ये अनुपात की बात है। अब आइडिया ऑफ इंडिया किसकी आइडिया ऑफ इंडिया? क्योंकि आइडिया ऑफ इंडिया तो मोदी जी की भी है, आइडिया ऑफ इंडिया गांधी की भी है, आइडिया ऑफ इंडिया नेहरू की भी है, आइडिया ऑफ इंडिया सुरेश चौहान की भी है। मैं बताऊं आपको, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सबको ये हक है कि हम अपने अपने आइडिया ऑफ इंडिया को लेके चलें, जहाँ तक कि वो संविधान की सीमाओं का उल्लंघन न करे। मेरा आइडिया ऑफ इंडिया है नेहरूवियन। लेकिन हम अधिकारों की बात क्यों करें? कर्तव्य क्यों नहीं करते? कर्तव्य भी तो है। बिल्कुल सही है। हमने कांग्रेस पार्टी ने आखिर बहुत बार जो आपने निंदा की उसमें कुछ गलत अमेंडमेंट भी है, मैं सीधा कहता हूँ इंदिरा गांधी से गलत संशोधन भी है, लेकिन हमारे संविधान में चैप्टर 4A जिसका टाइटल है फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, पहली बार कौन लाया? बिल्कुल लाया, और मैं आपसे सहमत हूँ, उसमें मूल कर्तव्य लिखे गए। अब ये कहने की बात नहीं है, ये आप करने की बात है। अच्छा, आपके आदर्श, आपके पार्टी के युवा नेता राहुल गांधी, वो अभी आज शायद जयपुर गए हैं, जहाँ पर किसी दलित के साथ कुछ हुआ ऐसा करके। हैदराबाद भी गए थे। किसी दलित नहीं, मैं बताऊंगा, आप बोलिए। हैदराबाद भी गए थे, दादरी भी गए थे, लेकिन NIT नहीं गए। मतलब जहाँ पर भारत माता की जय कहने के लिए डंडे पड़ते हैं वहाँ पर नहीं जाते। हर जगह एक साथ नहीं जाया जाता। अब आपने जो बड़े अच्छे उदाहरण दिए, 2-3 चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात, जिसको आप कहीं कह रहे हैं दलित की, आज मैं आपको याद नहीं दिलाना चाहता कि माननीय भागवत जी ने क्या कहा था। एक रूप से, सीधे रूप से, फिर उसको परोक्ष बनाया, फिर उसको वापस लिया दलितों के बारे में, आरक्षण के बारे में। उसके बाद राजा भैया जी ने क्या कहा था, और उसके बाद वेमुला के विषय में, और आज जो आप बाड़मेर की बात कर रहे हैं, घृणात्मक रूप से हत्या हुई है। अभियान हो रहा है एक BJP शासित प्रदेश में। अब वहाँ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है। नहीं, मैं कहता हूँ फांसी देनी चाहिए, बलात्कारी को फांसी देनी चाहिए। फांसी नहीं देनी चाहिए, पूरा उसके कानून का
और ऐसा फांसी का देने का कानून लाने के लिए जब विपक्ष ने कहा तो आप इतने साल सत्ता में थे, आपने लाया नहीं। राहुल गांधी उतने ही आक्रोश से, जो वीडियो में देखा है आपने कि पिटाई हो रही डंडों से स्टूडेंट्स की, मैं आपको औपचारिक तो स्पोक्स पर्सन हूँ, प्रवक्ता हूँ, आप मान के चलिए कि मैं अगर बोल रहा हूँ तो पार्टी बोल रही है, उतनी रूप से निंदा की है, बड़े कड़े शब्दों में निंदा की है। निंदा करना और वहाँ जाना, राहुल के लिए 2 बार गए, तो क्या ये घटना आप इसको 1000 में गिनते हैं? मैं खुद निंदा कर रहा हूँ, मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं बाकी सब चीज़ों से, राष्ट्रवाद की परिभाषा से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं उतनी निंदा करता हूँ। नहीं, आपको तो मौका था महबूबा के खिलाफ बोलने का, लेकिन आपने महबूबा और भारत माता की जय को चुनने के बजाय आप दोनों में दूर हैं। आपके प्रश्न का बड़ा अच्छा उत्तर दूँ, रचनात्मक। मुझे ये बताइए कि जिस पार्टी से आपके कई मुद्दे मेल खाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पार्टी प्रवक्ता हैं पार्टी, नहीं, मैं तो आज वो पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है। कितनी बार महबूबा को कहा, कितनी बार स्वेरिंग इन में कहा, कितनी बार NIT में जाके कहा, हमारे को तो बाद में बोलिए राहुल गांधी को, आप ये तो पूछिए मोदी जी से कि वहां जाके एक चीज करें, महबूबा के साथ जाएं और बोलें कि भारत माता की जय बुलवाओ। बिल्कुल, हम महबूबा मुफ्ती को कोई देशभक्त नहीं मानते, हमारे लिए उसमें अफजल गुरु और उसमें कोई फर्क नहीं है। नहीं, चौहान साहब, ये कहना आसान है, जिस पार्टी के 90% प्रतीकात्मक चीजों का समर्थन करते हैं, आप उनसे बोलिए कि अपने गठबंधन, वो तो एक राजनीतिक दल है और अगर गलती करेंगे तो भुगतेंगे। राजनीतिक दल के साथ साथ एक राजनीतिक संस्था है, RSS है और संस्थाएं हैं। आप सिर्फ इतना, आपने मेरे से पूछा क्यों नहीं गए राहुल गांधी, मैं कहता हूं कि मोदी जी जहां गठबंधन सरकार में है, क्यों नहीं गए मुख्यमंत्री के साथ, जो कि उनके गठबंधन की सरकार है, और ये बुलवाया क्यों नहीं? अगर वो करेंगे तो हम ले जाएंगे राहुल गांधी जी को भी। बिल्कुल, हम तो उस मुख्यमंत्री को कुछ मानते नहीं, हमारे लिए तो जो देश के साथ नहीं है वो किसी के साथ नहीं है। अब वो राजनीतिक दलों को जहाँ जाना है, जहाँ जैसे जाना है वो जाते हैं। स्टैंडर्ड हो गया ना, वो तो बाद में आएंगे, हम तो सत्ता में हैं, बाहर की पार्टी, हमने खंडन बिल्कुल जाना चाहिए था। मैं कहता हूँ वहाँ के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले जाना चाहिए था, और एक राज्य में राज्य के मुख्यमंत्री को भेजने के बजाय केंद्रीय बल को लगाना पड़ा, इससे बड़ा अपयश नहीं है। मैं बता दूं सत्य बात क्या है। सत्य बात यह है कि 90% फलसफे, नीतियां और उद्देश्य PDP की और आपकी पार्टी जिसकी आप बात कर रहे हैं, समर्थन करते हैं, जिसकी मेल नहीं खाते हैं। नहीं, मैं समर्थन भी नहीं करता, ये भी फिर बोल, कोई बात नहीं, राजनीतिक रूप से कन्वीनियंस कह लीजिए, एक्सपीडियंसी कह लीजिए, सहूलियत कह लीजिए, उसके आधार पे साथ हैं। तो अगर उसको आडंबर नहीं समझते तो वैसे देश समझता है उसको आडंबर। आप कितनी बार हर जगह आजकल भारत माता की जय की बात करते हैं, कितनी बार ये नारा लगाया गया जम्मू कश्मीर में, जहाँ तक PDP का सवाल है। और स्मृति ईरानी जो गई, उन्होंने क्या कर लिया NIT में? अंततोगत्वा परिणाम और प्रमाण के आधार पे आप बताइए, तथ्यों के आधार पे क्या किया उन्होंने? कुछ कर पाए, कुछ सुधार ला पाए? तो राहुल गांधी का नाम क्यों ला रहे हैं? वो तो सेकेंडरी है इसमें। लेकिन गए नहीं ना, मतलब विपक्ष के युवा नेता तेज तरार और क्या क्या आप लोग उनको उपमा देते हैं। बहुत छोटी सी बात है, जब मैं खंडन कर रहा हूँ, जो बहुत बड़ी बात है मैंने कह दी, उसका उत्तर किसी के पास नहीं है। चलिए, अब हम थोड़ी और भी बातों पर जाते हैं। आजकल कांग्रेस दलितों के प्रति बहुत ही क्या कहे कि रणनीतिक दृष्टिकोण से हिंदू वोट में सेंध लगाकर मोदी का अगला इलेक्शन या राज्यों के इलेक्शन में बड़ा गेम कर रही है। मैं बड़े हर शब्द को सोचकर बोल रहा हूँ। अच्छा किया आपने बोला, क्योंकि मैं इसमें ज़रा डबल स्टैंडर्ड्स आपके सामने एक्सपोज कर दूँ। इस देश में आज 140 वर्ष पुरानी पार्टी कांग्रेस है। इसका नाम ही रेनबो पार्टी था, क्योंकि कोalition जो पुराना था हमारा, दलित, पिछड़े और कई स्वर्ण वर्ग, ये पुरानी बात कर रहा हूँ। तो दलितों से हमारा गठबंधन, मैं गठबंधन राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गठबंधन उपमा के रूप से कह रहा हूँ, 100 वर्ष पुराना है। मैं अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करूँ तो BJP RSS को तो मैं जॉनी कम लेटली मानता हूँ। इसमें अंग्रेजी का फ्रेज है जॉनी कम लेटली। अभी कल के आए हुए छोकरे हैं इस मामले में। दलितों के बारे में असली जो विचार हैं इन दोनों तीनों संस्थाओं के, हम सब जानते हैं। अभी पिछले 3-4-5 वर्षों में दलित अचानक उनके लिए आभूषण बन गए हैं, प्योरली राजनीतिक की। हमारा तो इसमें कोई दुभांत नहीं है, हम हारते रहे हैं, जीतते रहे हैं। आपकी बात से एक बात साबित हो गई कि आप संपूर्ण हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे। आपने जो नाम लिए गुटों के, जाति के, उनका कर रहे थे। इतिहास बताया। और दूसरा, आपके बात से तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सहमत नहीं थे ना कांग्रेस से? बिल्कुल, हमारे कांग्रेस की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि हमारे कांग्रेस एक अभियान था। कई ऐसे लोग थे जो लोग उससे असहमत भी थे और वो लोग छोड़ के गए, लेकिन कांग्रेसी विचार के जो मूल तत्व हैं उसके साथ रहे। आखिर जो 30-40 साल उन्होंने साथ बिताए उसको आप भूल के
वो गए किसी सिद्धांत पे गए। हम आज तक वो तो आंदोलनात्मक समय था। देखिए, मैं बहुत मान रखता हूँ अरुण शौरी जी का, लेकिन अरुण शौरी जी ने सत्तारूढ़ सरकार की जो किताब लिखी थी अंबेडकर के ऊपर, वो आज बीजेपी भुलाना चाहती है, छुपाना चाहती है। तथ्यों के आधार पर जब पढ़िए उस किताब को, फिर बात करिए दलितों की। लेकिन सबसे ज्यादा आज जो दलित अभी- एमपी आज बीजेपी के अभी- पास अभी है, जो सबसे ज्यादा दलित विधायक बीजेपी के पास है। ये सबके ज़्यादा। अभी आप बिहार की बात करिए, जिस प्रकार से मोहन भागवत जी के वक्तव्य को छुपाने, ढकाने और लुकाने का प्रयत्न किया गया, वो जिस वक्तव्य को आपने बड़े मजाक ही क्या लगता है? मजाक सिस्टमेटिक क्या? तरीके से आप लोगों ने आपको उसको करने की जरूरत नहीं, आप वक्तव्य दे रहे हो, मैं क्या करूँगा उसका? वो तो मजाक क्या लगा जो छुपाने की बात हो रही थी। तो ये सब चीज़ें देखिए, सब जानता है कि बीजेपी के लिए एक सिर्फ राजनीतिक हथियार है, टेम्परेरीली। न यूपी में उनके साथ हैं, न एल्सवेयर है। हाँ, ये प्रयत्न यूपी में तो सारा दलित मायावती को छोड़ के बीजेपी के साथ गया ना। देखिए, ये बात ज़रूर है, जिस मायावती से आप गठबंधन करना चाह रहे हैं। वो तो अलग बात है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, वो तो जो चुनाव के रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे वो बात की बात है। आज की बात सिर्फ ये है कि लोग समझते हैं क्लियरली कि जितने प्रयत्न किए जा रहे हैं दलितों के नाम पे, वो राजनीतिक उद्देश्य से किए जा रहे हैं बीजेपी द्वारा। प्रधानमंत्री 8 दिन लगातार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर एक लंबा अभियान चला रहे हैं। मुझे लगता है कि आज़ाद हिंदुस्तान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने भाषण किए होंगे तो नरेंद्र मोदी ने किए हैं। देखिए, ये बात सही है कि प्रयत्न पूरे हो रहे हैं। एक फलसफा बदलने, इमेज बदलने के प्रयत्न हो रहे हैं। तो अच्छे है कि नहीं? अगर आप अगर मानिए कर भी रहे तो अच्छे है कि नहीं? सच्चे हो तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप मेरे प्रतिद्वंदी हैं लेकिन अच्छा काम करते हैं तो कभी दलितों का तो फायदा ही होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि आडंबर है। अच्छा, ये प्रॉब्लम है, आडंबर की प्रॉब्लम। अच्छा, कुछ अच्छे काम आपके मुंह से सुनते हैं जो मोदी जी ने किए हैं। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं, आपने कहा कि एक्सेप्ट करना चाहिए, तो कुछ अच्छे काम एक्सेप्ट करते हैं। वो तो सोचने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर अच्छे कामों की बात करें आप, तो निश्चित रूप से उन्होंने बहुत प्रभावशाली वक्ता हैं, बहुत पावरफुल भाषण दे सकते हैं। उन्होंने उनमें एक ऊर्जा है, लोगों को जोड़ने और अभियान करने की शक्ति है, और मैं समझता हूँ कुछ हद तक स्वप्न दिखाने के बहुत पारखी व्यक्ति हैं। आप तो ये चीज़ें बता रहे जो राहुल गांधी में नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कि मोदी ने क्या अच्छा काम किया हो। आपने सिर्फ पूछा कि अच्छे काम क्या किए, मैं बता रहा हूँ कि इनके आधार पे जो काम किए इन्होंने ठोस, बहुत कम है, बहुत कम। जो कम है वो भी गिन दीजिए। राजनीति में एक अच्छा उदाहरण जाएगा कि एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने मोदी के अच्छे कामों का भी जिक्र जो भी मैं इतना कहूँगा, जो भी अच्छे काम किए वो उन्होंने थोड़े बहुत बिल्डअप किए, थोड़े बहुत हमारे आधार, हमारे फाउंडेशन और नींव पे। अच्छे कामों में आप गिन सकते हैं ये जो बैंकिंग का हुआ है, जनधन योजना, जनधन योजना, पूरा हमारे ढांचा है, उसको आगे बढ़ाया, हम बहुत खुश हैं। आधार एक बहुत अच्छा काम है। कितना आधार का आपने मना किया, कितना विरोध किया, आपकी डिबेट्स हैं उसमें, उसके बाद आप कुछ आगे के आज महत्व मान रहे हैं। लेकिन अच्छा किया, विदेश में अच्छी छवि बनाई, हिंदुस्तान के प्रति लोगों में एक आशा जगी है। एक प्रॉब्लम है, अच्छी निजी छवि निश्चित रूप से देश की नहीं बनी, देश की कितनी बनी नहीं बनी वो कुछ रुकना पड़ेगा। हम देखते हैं कि बहुत ज़बरदस्त सेल्समैन है, बहुत ज़बरदस्त आपसी छवि के लिए, लेकिन ठोस क्या हुआ? एक दिन में नहीं होता ना। 65 साल में हिसाब देने के लिए आपके पास कुछ नहीं, और वो 2 वर्ष में क्या हिसाब देंगे? 2 वर्ष में चीन और पाकिस्तान के साथ करीब करीब 5-7 क्लोज इंटरेक्शंस हुए हैं। उसका रिजल्ट क्या है? चीन ने क्या किया संयुक्त राष्ट्र में, पाकिस्तान क्या कर रहा है आपके साथ हर दिन। आप एक देखिए, चीन ने तो नेहरू के साथ भी किया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की नीति जिस प्रकार से चल रही है, और मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, दुर्भाग्य उस बारे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है भारत को। बिल्कुल। मैं पाकिस्तान के बारे में तो मेरा ये मानना है, पठानकोट से लेके लोगों को बुलाने से लेके उनको लेजिटिमेट करने से लेके, जो हमने 26/11 के बाद स्थिति बनाई थी कि आपको हमने दोषारोपण में अभियुक्त बना दिया था खड़े होके, आज आप उसको पुलिसमैन बना रहे हैं, बराबरी का हैसियत दे रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के प्रति तो इस देश के जितने भी प्रधानमंत्री आए, उन्होंने हर बार अपने नए सिरे से आजमा के देखने की जो कोशिश की, मुझे लगता है वो मैं किसी को भी मैं तो पाकिस्तान नीति का समर्थक हुई नहीं। चौहान साहब 24 महीने में इतने फ्लिप फ्लॉप और इस प्रकार से दुष्परिणाम आना, जो आपकी फजीयत उठाई है पठानकोट के विषय में, यहाँ से निकले नहीं, 2 दिन बाद वहाँ से आपको गाली दे के गए वो टीम। ये 24 महीने में नहीं हुआ है। तो कोई नई बात नहीं, ये तो ये नेहरू के साथ भी हुआ, और ये गांधी जी के, इंदिरा जी के साथ भी हुआ, और खैर कई चीज़ें जिद में बुलाया, उसका खैर जो भी है हुआ। मैं समझता हूँ विदेश नीति का एक बहुत बड़ा कॉर्नरस्टोन इंडो पाक रिलेशंस है, उसमें असफल रहे हैं, और 24 महीने में ज़्यादा असफलता रही है, जो कि 5-5 साल में नहीं होती है। बिल्कुल। अब उत्तराखंड पे आते हैं, आप थोड़ा उत्तराखंड पे आजकल आप टाइम दे रहे हैं, और आपने कम से कम निर्णय को
क्या कहूँ मैं, क्या शब्द यूज करूँ, मतलब आपके वो स्किल ने मैं समर्थक हूँ आपका 19(1)(a) का लाइट का, तो जो शब्द चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने हरीश रावत जी को घर जाने से भरी हुई बैग को बैग के साथ रोक दिया है। देखिए, मैं आपको आप एक बहुत वरिष्ठ जर्नलिस्ट है, मैं आपसे राजनीतिक बात तो है खैर, लेकिन आपको बड़े सिंपल बिकॉज व्यूअर्स को समझना चाहिए सिंपल क्या। हाँ, देखिए, आज आप जीत के आए हैं बीजेपी का सवाल 2014 में, कल हार सकते हैं, ये तो होता ही रहता है। ये तो राजनीति। आज हमारे पास 5-7 प्रदेश है, आपके पास 5-7 हैं, जो भी है। मेरी जो मूल है नंबर 1 क्लियर टारगेट है बीजेपी ऑब्लिक अमित शाह साहब ऑब्लिक पार्टी का कि 4-5 छोटे स्टेट्स को पकड़ो जहां 5-5 4-4 एमएलएस के हिलने से फर्क पड़ता है और उनको डिस्टेबलाइज करके सरकार बनाओ। इनमें अरुणाचल भी शामिल है, हिमाचल भी शामिल है, उत्तराखंड भी शामिल है, शायद 1-2 और भी हैं। नंबर 2, आप किसी रूप से हराइए हमें, ये बिल्कुल गलत असंवैधानिक है। नंबर 3, मैंने बोला कोर्ट को तो बोल रहा हूँ मैं आपको, मैं कोई छुपाई बात नहीं बोल रहा हूँ। 70 साल भारत के मैं कुछ कानून जानता हूँ, 356 का दुरुपयोग हमने भी किया है, कई निर्णय आए, मैं तो कहता हूँ कांग्रेस ने भी किया है, उसके इसीलिए हमारे को दुष्परिणाम आए उच्चतम न्यायालय के। लेकिन 70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सत्तारूढ़ केंद्र सरकार ने एक पिंसर मूवमेंट किया और प्रदेश की बीजेपी के साथ, जिससे एक तरफ तो स्पीकर के इस डिस्क्वालिफिकेशन को रोक दिया जाए, उसके प्रभाव को, और साथ साथ गवर्नर राज्यपाल के सीधे डायरेक्शन को कि 28 को होना चाहिए ये विश्वास मत, उसको रोक दिया जाए। आप अगर इसके डीप डेप्थ पे जाएं, 25 तारीख को कोर्ट जाते हैं, कोर्ट मना करता है उनको, 26 को 4 घंटे सुनवाई होती है स्पीकर की, वो ख़त्म करना चाहता है लेकिन दुर्भाग्यवश ज़्यादा रीजनेबल हो जाते हैं तो संडे को टाइम देते हैं। रात को कैबिनेट मीटिंग होती है, 1 हफ्ते से जानते हैं डेट, संडे को स्पीकर का डिस्क्वालिफिकेशन आता है, प्रेसिडेंट्स रूल आता है और विश्वास मत नहीं होता है। कोई जजमेंट बिना पढ़े ये काम हो रहे हैं, आपके मीडिया में जजमेंट पढ़ाए थोड़ी जा सकते हैं। रामेश्वर प्रसाद और क्या नाम है इसका, मुंबई में 10-10, 20-20 पन्ने हैं कि सबसे अच्छा तरीका गणतंत्र में, जहाँ की आरोप है कि आप और हम पैसे की डीलिंग कर रहे हैं, ये लिखा है उस पर, सबसे अच्छा हल है विश्वास मत फ्लोर पे। मान के चलिए कि पैसे की बात, आपके विधायक मोदी जी के कांग्रेस मुक्त भारत के अभियान से जुड़ रहे हैं और आप उनकी सरकार को दोष दे रहे हैं। कांग्रेस मुक्त अभियान अगर मोदी जी की परिभाषा में है कि गैर कानूनी, गैर 356, गैर बोम्माई रामेश्वर प्रसाद के अनुसार कांग्रेस मुक्त बनाओ देश को, तो बहुत स्वागत है उनका। आप देखिएगा इसका क्या परिणाम होता है, ऐसा बैकलैश मिलेगा। अगर इस देश पे ये परिभाषा है कांग्रेस मुक्त बनाइए, हम भी चाहेंगे बीजेपी मुक्त, हमारी परिभाषा बीजेपी मुक्त, गणतांत्रिक बीजेपी मुक्त। किसी को आपको टॉपल करके आपको मैं कहूँ, कल कहूँ कि मैं आपको मार के मुक्त बनाऊंगा, तो वो क्या बात हुई, क्या परिभाषा हुई, ये तो गलत है। चलिए, तकनीकी बातें हैं। मैं कार्यक्रम के आखिर में आपसे एक बात जानना चाहूँगा जिससे मैंने शुरुआत की थी कि एक राष्ट्रवादी पिता के पुत्र होने के नाते, जो कि आप सनी लियोन के खिलाफ भी ट्वीट कर देते हैं, बोलते हैं, लेकिन इसके खिलाफ, इसके लिए कोई आंदोलन नहीं चलाते कि देश में इंटरनेट पर जो आज पोर्निस्तान बन रहा है हिंदुस्तान, एक तरीके से सबसे ज़्यादा सेक्स को सर्च किया जाता है, यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए बैठे हुए हैं, तो कोर्ट में हरीश रावत को बचाने के लिए या कभी आपके पार्टी के खिलाफ जाकर शराबबंदी के लिए या दाऊ को बचाने के बजाय ज़रा हिंदुस्तान को बचाने के लिए भी तो अपनी प्रतिभा को लगाइए। बड़ा अच्छा बोलते हैं, बहुत सारे अलग अलग मुद्दों को जोड़ देते हैं, उसका जवाब दे नहीं पाता हूँ मैं। नहीं तो आप तो मेरे से बड़े वकील हैं, मैं तो एक साधारण पत्रकार हूँ। महंगे वकील की जो बात की उसमें मैं यहाँ चिट्टा देने को नहीं हूँ कि कितने केसेस हम स्वतः शौक से फ्री करते हैं, वो मैं जानता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ यही फ्री में लड़ी हिंदुस्तान के लिए। देखिए, इसमें भी मेरा एक फलसफे के आधार पे फ़र्क है आपसे। आज सच्चाई ये है, बल्कि आज ही हमने किया, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप व्यर्थ रोकने का प्रयत्न करेंगे, रुक नहीं सकेंगी, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, परिणाम कुछ नहीं आएगा। आज आप कुछ भी कर लीजिए, सच्चाई ये है कि जो 20 साल पहले था और आज था, बॉर्डरलेस वर्ल्ड। अब मैं सिर्फ आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा मुद्दों की बात नहीं कर रहा हूँ। राष्ट्रवादी मैं उतना ही समझता हूँ, आपसे ज़्यादा समझता हूँ अपने आप को मैं, लेकिन वो अलग बात है। आज आप इंटरनेट को बॉर्डरलेस वर्ल्ड कहते हैं इसलिए क्योंकि जो उसके हज़ारों लाखों फ़ायदे हैं, उनको वो इतने ज़्यादा हैं कि जो उसके 2-4 नुकसान हैं, उसके लिए आप उसको रोक नहीं सकते। आप जो चाहे प्रयत्न कर लीजिए,
चीन जैसे डिक्टेटरशिप बन जाइए तो शायद आंशिक रूप से सफल होंगे आप। चीन के अलावा कोई देश नहीं दुनिया में जो इंटरनेट को रोक सकता है। आप प्रश्न पूछ लीजिए कि आप चाहेंगे चीन बनना? नहीं, हम तो नहीं चाहेंगे। हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। पौंड रुक जाएगा, लेकिन पौंड रोकने की अगर आपको ऐसी कीमत देनी है कि आप भारत से चीन बन जाए, तो मैं तो कहूँगा कि इंटरनेट वाले पौंड को चलने दीजिए। स्वतः आपका हक है, मेरा हक है, नहीं देखें उसको। लेकिन उसको रोकने के लिए अगर चीन बनना है आपको, लेकिन ये रोकने के लिए एक और भी तरीका है हिंदुस्तान में। वो संस्कार है, हमारे परंपरा है, लेकिन वो काम करने वाले साधु संतों को आप जेल में डाल देते हैं। देखिए, संस्कार और परंपरा मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन सहमत इस बात से नहीं हूँ कि आप उसे थोप सकें। देखिए, संस्कार का मतलब ही होता है जो अंदर से आता है। हाँ। अगर मैं आपके परिवार का हूँ और मेरा एक संस्कार है, तो आप उसको किसी और पर थोप नहीं सकते। मैं समझता हूँ उसमें बिल्कुल करिए आप, रीजनरेशन ऑफ वैल्यूज़ एक, बट इंटरनेट को रोक के क्या करेंगे आप? आप जितना अपना इतना प्रयत्न करेंगे, उसके ऊपर के तथ्य को दुनिया में कई जगह अच्छे यशस्वी भी प्रयोग हुए, केवल चीन का उदाहरण लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कम सफल हुए। आप वो प्रकार की सिटीजनशिप को भूल जाइए। मैं समझता हूँ कि उसके जो फायदे हैं। चलिए, मेरा सवाल ये था कि आपकी प्रतिभा केवल कांग्रेस तक सीमित ना रह के जरा देश के उपयोगी भी आएगी, ऐसा थोड़ा सा हिंदुस्तान। आप मुझे कभी टेस्ट कर लीजिए। हाँ, आपकी परिभाषा के अनुसार नहीं, लेकिन कोई मूल मुद्दा है जो देश के हित में है। अगर मैं उसमें तत्पर नहीं हूँ आपके साथ, तो आप मुझे जरूर दोषारोपण करिएगा। हाँ, ये अलग बात है कि आप कहें कि साहब ये मुद्दा मैं मानता हूँ राष्ट्रवाद का हनन है और मैं नहीं मानूँ, लेकिन जहाँ आपके पास ऐसा मुद्दा लाऊंगा जो हमारा वैचारिक भी दृष्टिकोण से अलग नहीं हो। जिस मुद्दे में हम सहमत हैं उसमें मैं किसी के पीछे नहीं होऊंगा। चलिए, आपने टाइम निकाला, चलते चलते मैं दिल खोल के बात की, हम आपके आभारी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।